हेलो। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एक्सेप्शंस टू द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। हमने देखा कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का रूल क्या है। पहले हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का रूल देखते हैं, उसके बाद हम एक्सेप्शंस देखेंगे। तो इसका रूल था, जो डेंजरस थिंग है, एक पर्सन अपनी प्रॉपर्टी पे डेंजरस थिंग लाया, वो प्रॉपर्टी में से एस्केप हुई, एस्केप करके उसने किसी थर्ड पर्सन को लॉस किया। ठीक है, अगर ये चीज़ें होती हैं तो जो पर्सन अपनी प्रॉपर्टी में डेंजरस थिंग लाया तो लॉ उसे लायबल बना देता है। बेशक उसका कोई नेग्लिजेंस नहीं होता, उसके बिहाफ पे कोई भी लापरवाही नहीं होती, उसका कोई बैड इंटेंशन नहीं होता, बट स्टिल उसको हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में लायबल बना देते हैं, क्योंकि वो डेंजरस चीज़ लेके आया, उसकी एस्केप हुई उसकी प्रॉपर्टी से वो डेंजरस थिंग, और फिर थर्ड पार्टी को लॉस हुआ, तो रूल के अकॉर्डिंग ये पर्सन लायबल होगा। अगर आप कोई डेंजरस चीज़ लेके आते हो तो आपको क्या करना है, उसको कंट्रोल में रखना है, बाहर नहीं निकलनी चाहिए। और अगर बाहर निकलती है, किसी को लॉस होता है, तो प्राइमा फेसे आप लायबल होते हो। बट आज हम इसी रूल की, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के रूल की कुछ एक्सेप्शंस देखेंगे। अगर वो एक्सेप्शंस वहाँ पे होंगी, सिचुएशन में, केस में अगर वो एक्सेप्शंस होंगी, तो पर्सन लायबल नहीं होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट जो एक्सेप्शन है वो है प्लेंटिफ्स ऑन डिफ़ॉल्ट, यानी अगर प्लेंटिफ की खुद की गलती है तो वो डिफेंडेंट को लायबल नहीं बना सकता। अगर प्लेंटिफ की खुद की गलती है तो वो डिफेंडेंट को लायबल नहीं बना सकता। इससे हम एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए, प्लेंटिफ कौन होता है, जो सूट फाइल कर रहा है, और डिफेंडेंट कौन होता है, जिसके अगेंस्ट सूट फाइल करा गया है। एक एग्जांपल से समझिए कि यहाँ पे ये एक ही प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी में एक जहरीला पेड़ है, और ये प्रॉपर्टी है बी की, और ये डॉट जो है वो लगा लीजिए कि ये डॉट है बी का हॉर्स। अब ये हॉर्स जो है वो बी की प्रॉपर्टी पे जाता है, इस जहरीले पेड़ को खा लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए जो है वो लायबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा लायबल? क्योंकि यहाँ पे प्लेंटिफ का हॉर्स खुद चल कर गया है। यहाँ पे ए के इस डेंजरस चीज़ जो है वो एस्केप नहीं हो गया। रूल के मुताबिक एस्केप होनी चाहिए, अगर एस्केप होगी तभी इसको लायबल बना सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं बना सकते। तो ये एस्केप नहीं हुई है। ओके, तो यहाँ पे हम ए को लायबल नहीं बनाएंगे। सिंपल चीज़ है, अगर प्लेंटिफ की खुद की गलती है तो वो डिफेंडेंट को लायबल नहीं बना सकता है। अब हमारी सेकंड एक्सेप्शन आती है। सेकंड एक्सेप्शन कहती है एक्ट ऑफ गॉड, कि अगर भाई ऐसा कोई एक्ट था जिसे पर्सन जो है वो फोरसीन नहीं कर सकता था, पहले पता नहीं लगा सकता था, तो ये भी डिफेंडेंट के लिए क्या होगा, ये भी डिफेंडेंट के लिए एक अच्छा डिफेंस की तरह काम आएगा। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, केस के थ्रू समझते हैं हम इसको। केस था हमारे पास निकोल्स वर्सेस मार्सलैंड। अब इसमें क्या हुआ, डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी पे, जैसे डिफेंडेंट है, ये लगा लीजिए कि डिफेंडेंट की ये आर्टिफिशियल लेक है, ये डिफेंडेंट की आर्टिफिशियल लेक है, और ये प्लेंटिफ भी यहीं पे आसपास रहता है। तो हुआ क्या कि इतनी ज़्यादा बारिश हुई, इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि वो ह्यूमन मेमोरी की फ़र्स्ट टाइम ऐसी बारिश हुई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो आर्टिफिशियल लेक थी, जो भी बांध वगैरह बनाए थे यहाँ पे, वो सब टूट गए, और जितना पानी था वो सारा प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी पे पहुँच गया, और इसके कुछ फॉर ब्रिजेस थे, वो सारे के सारे उस पानी में जो है डिस्ट्रॉय हो गए। अब इसको लॉस हो गया, प्लेंटिफ को लॉस हो गया, इसने इसके अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया, डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया कि इसकी वजह से मुझे लॉस हुआ है। तो यहाँ पे पाया गया कि ये गॉड, एक्ट ऑफ गॉड था, इसीलिए यहाँ पे हम पर्सन को लायबल नहीं बना सकते। तो यूजुअल चीज़ें ऐसे सर्कमस्टांसेस जहाँ पे ह्यूमन का ना तो हम जिस सिचुएशन में कंट्रोल कर सकते हैं, ना फॉरसीन कर सकते हैं, ना हमारी वजह से कुछ हुआ है, ना हमारा कोई इंटरवेंशन है उस एक्ट में, जो ऑटोमेटिकली हुआ है। ओके, तो जिसे हम कह सकते हैं कि भाई एक्ट ऑफ गॉड है, हमने, यानी एक इंसान ने उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं किया, कोई इंटरफेयर नहीं किया है। राइट, तो सेम केस था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश थी, जो ह्यूमन मेमोरी में फ़र्स्ट टाइम हुआ था ऐसा, इसीलिए डिफेंडेंट को जो है वो लायबल नहीं बनाया गया। तो सेकेंड एक्सेप्शन क्या कहती है, अगर एक्ट ऑफ गॉड था, ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जिसमें ह्यूमन का कोई इंटरवेंशन नहीं है, किसी भी पॉसिबिलिटी को हम देख ही नहीं सकते कि ऐसा कुछ हो सकता है या ऐसा हो जाएगा, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, जब एक्ट ऑफ गॉड होगा तो डिफेंडेंट के लिए वो एक अच्छा डिफेंस होगा। अब हम थर्ड पॉइंट पर जाते हैं, कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ। इसमें क्या है कि अगर प्लेंटिफ खुद ही कंसेंट दे रहा है तो फिर वो डिफेंडेंट को लायबल नहीं बना सकता। अगर कोई कॉमन बेनिफिट है, प्लेंटिफ ने और डिफेंडेंट ने साथ में डिसाइड किया था, और अब क्या हो रहा है,
अब कुछ लॉस प्लेंटिफ को हो रहा है, बट कॉमन बेनिफिट के लिए प्लेंटिफ ने खुद ही अग्री किया था कि हाँ मैं रेडी हूँ, कॉमन बेनिफिट हो रहा था दोनों को। तो अब अगर डिफेंडेंट का कोई नेग्लिजेंस नहीं था, कोई गलत इंटेंशन नहीं था, उसने जानबूझ के कुछ नहीं किया, तो भाई हम यहाँ पे डिफेंडेंट को लायबल नहीं बनाएंगे। वॉलंटरी नॉन पिट इंजूरिया के जो केसेस होते हैं जिसमें प्लेंटिफ अपनी कंसेंट देता है खुद ही कि हाँ भाई डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी पर हम ये डेंजरस थिंग जो है वो कलेक्ट करते हैं या लेकर आते हैं, और वो क्यों एग्री किया उसने, क्योंकि प्लेंटिफ को भी बेनिफिट था, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट दोनों को बेनिफिट था। तो ऐसे केस में अगर किसी भी तरीके का हार्म प्लेंटिफ को होता है तो वो सूट फाइल नहीं कर सकता। एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, जैसे कि केस है हमारे पास कार स्टेयर्स वर्सेस टाइलर। अब इस केस में क्या हुआ, प्लेंटिफ ने हायर किया ग्राउंड फ्लोर, ये प्लेंटिफ है, प्लेंटिफ ने हायर किया ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, और डिफेंडेंट ने लगाइए, डिफेंडेंट का जो फ्लोर था वो था अपर, इससे ऊपर वाला डिफेंडेंट का था। तो अब क्या हुआ, इन दोनों ने डिसाइड किया कि जो डिफेंडेंट का जो फ्लोर है उस पर कुछ वाटर हम कलेक्ट करेंगे। अब इन्होंने ये डिसाइड किया, दोनों ने डिसाइड किया था कॉमन पर्पस के लिए। तो अब क्या हुआ कि डिफेंडेंट के बिना किसी नेग्लिजेंस के, इसने कुछ नहीं किया, ना कोई नेग्लिजेंस था इसकी तरफ से और ना ही किसी तरीके का बैड इंटेंशन था, बट वाटर जो है वो कुछ हद तक लीक हो गया और प्लेंटिफ के जो गुड्स थे, यहाँ पे प्लेंटिफ के कुछ गुड्स थे, वाटर लीक होने की वजह से प्लेंटिफ के गुड्स में प्रॉब्लम आई। प्लेंटिफ के जो गुड्स थे वो पानी जो है वो वहाँ तक पहुँच गया और उसके गुड्स ख़राब हो गए। तो यहाँ पे प्लेंटिफ ने सूट फाइल किया, तो अच्छा सा डिफेंस ये यूज़ किया डिफेंडेंट ने कि ये पहली चीज़ ये कॉमन बेनिफिट के लिए था और यहाँ पे मेरा कोई नेग्लिजेंस था ही नहीं। प्लेंटिफ ने खुद ने क्या किया था, प्लेंटिफ ने खुद ने कंसेंट दी थी इसको मेरी प्रॉपर्टी में स्टोर करने की। तो यहाँ पे कहा गया अगर प्लेंटिफ खुद ही कंसेंट देता है और डिफेंडेंट के पार्ट पर किसी तरीके का नेग्लिजेंस नहीं है तो आप डिफेंडेंट को लायबल नहीं बना सकते हो। ओके, क्योंकि यहाँ पे वाटर जो है वो दोनों के बेनिफिट के लिए था, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट के लिए, तो यहाँ पे डिफेंडेंट को लायबल नहीं बनाया जा सकता। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, एक्ट ऑफ अ थर्ड पार्टी। अगर एक्ट थर्ड पार्टी का है, अगर थर्ड पार्टी ने कोई एक्ट किया है तो हम वहाँ पे डिफेंडेंट को लायबल नहीं बना सकते। तो हमारा फोर्थ पॉइंट है, ये पॉइंट बता रहा है एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी कि अगर हार्म किसी स्ट्रेंजर की वजह से हुआ है तो डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए ये जो है ए की प्रॉपर्टी है, ठीक है, और ये बी की प्रॉपर्टी है। अब लगाइए कि इसमें कोई भी डेंजरस थिंग है, इसमें कोई भी डेंजरस थिंग है, लगा लीजिए कि इस पर पानी भर के रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा रिजर्वॉयर है ए की प्रॉपर्टी में और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाटर जो है वो कलेक्ट करके रखा गया है। अब क्या हुआ कि एक स्ट्रेंजर पर्सन आता है, एक थर्ड पर्सन आता है। थर्ड पर्सन कौन, जो ना तो इसका सर्वेंट है डिफेंडेंट का और ना इसका सर्वेंट है, ना ही उस पर्सन पर ए का कंट्रोल है, ठीक है। अब इस स्ट्रेंजर ये कोई ऐसा एक्ट करता है जिसकी वजह से इस रिजर्वॉयर का वाटर बी की प्रॉपर्टी में चला जाता है और बी को लॉस हो जाता है। अब बी सूट फाइल करता है कि मुझे ए की वजह से लॉस हुआ, मुझे डैमेजेस चाहिए, मुझे कंपनसेशन चाहिए। तो यहाँ पे डिफेंडेंट को हम लायबल नहीं बना सकते ए को, क्योंकि ये जो एक्ट था ये एक स्ट्रेंजर का एक्ट था, थर्ड पार्टी का एक्ट था जिस पर डिफेंडेंट का किसी तरीके का कोई कंट्रोल नहीं था, कोई कंट्रोल नहीं था, और ना ही ये जो थर्ड पर्सन था ये डिफेंडेंट का सर्वेंट था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो अगर कोई थर्ड पार्टी एक्ट कर रही है जिसमें डिफेंडेंट का ना तो कंट्रोल है और ना ही वो पर्सन डिफेंडेंट का सर्वेंट है, तो वहाँ पे हम डिफेंडेंट को लायबल नहीं बना सकते। फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा स्टैट्यूटरी अथॉरिटी का। इसमें क्या होता है कि कोई भी एक्ट अगर स्टैट्यूट में अथॉरिटी में अंदर किया जाता है, जैसे कोई भी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एक्ट कर रही है बिना किसी नेग्लिजेंस के, तो हम वहाँ पे स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को लायबल नहीं बनाएंगे। एग्जाम्पल के लिए लगाइए कि यहाँ पे ये एक कॉरपोरेशन है जो स्टैट्यूट के अंडर इसको अथॉरिटी मिली हुई है वो एक्ट करने की,
तो अब यहाँ पे क्या हुआ, इनका जो काम था, इस कॉरपोरेशन का जो काम है वो है कि इन्होंने कॉन्टीन्यूअसली वाटर सप्लाई को क्या करना है, मेंटेन करना है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्टीन्यूअसली वाटर इन्होंने मेंटेन करना था वाटर सप्लाई को, बट क्या हुआ, सडनली इनकी जो मेन थी वो ब्लास्ट हो गई, और जिसकी वजह से क्या हुआ, प्लेंटिफ के प्रेमिसेस में पानी भर गया। प्लेंटिफ के प्रेमिसेस में पानी भर गया तो ऑफकोर्स इसको लॉस हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या हम कॉरपोरेशन को लायबल बनाएंगे। इसका नेग्लिजेंस नहीं था, अगर नेग्लिजेंस होता तो लायबल बना सकते थे, बट स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में तो क्या है, हम बिना नेग्लिजेंस के भी लायबल बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या लायबल बनाएंगे, तो आंसर है नहीं, हम स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को लायबल नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनकी ड्यूटी थी कॉन्टीन्यूस वाटर सप्लाई को मेंटेन करना, और वो सिर्फ अपना काम कर रहे थे। तो यहाँ पे हम स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को लायबल नहीं बनाएंगे। तो आज की वीडियो में हमने 5 पॉइंट्स देखे जो एक्सेप्शंस है हमारी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की। पहली चीज़, प्लेंटिफ्स ऑन डिफ़ॉल्ट, अगर प्लेंटिफ की खुद की गलती है तो डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। एक्ट ऑफ गॉड है तो भी डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। अगर प्लेंटिफ खुद कंसेंट देता है तो भी डिफेंडेंट लायबल नहीं होगा। फिर आता है कि एक्ट अगर थर्ड पार्टी ने किया है तो भी डिफेंडेंट लायबल नहीं है। और अगर डिफेंडेंट कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जो बिना किसी नेग्लिजेंस के काम कर रही है, तो उस सिचुएशन में भी हम यहाँ पे लायबल नहीं बनाएंगे स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।